नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 21 में और आप देख रहे हैं मेरे साथ खास मुलाकात। और आज खास मुलाकात के खास मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एक ऐसे शख्स जो बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं और ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सोशल वर्क में एमए किया और उसके बाद पॉलिटिक्स में एंट्री ली, राजनीति में आए। आम आदमी पार्टी में मंत्री रहे, फिर खुद के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए और फिर दूसरी पार्टी ज्वाइन की। अपने बयानों के साथ साथ अपनी बात को बहुत अच्छे से रखने की जो खूबी है वो भी इनके पास है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं कपिल मिश्रा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार, थैंक यू। सर, हमेशा से देखा जाता है कि आप जो अपनी बात है, चाहे कोई भी बयान हो या कोई बात अगर जनता तक पहुंचानी हो, बहुत ही स्पष्ट तरीके से, सरल तरीके से रखते हैं। क्या ये खूबी इनबिल्ट शुरू से है या फिर राजनीति में आने के बाद आई है? नहीं, ये तो माँ शारदा की कृपा है कि आप ऐसे कह रहे हैं। और जब तक शारदा माँ की कृपा है तब तक जो हम बोलते हैं वो सार्थक होता है, और जब माँ शारदा की कृपा नहीं होती तो जो हम बोलते हैं वो निरर्थक हो जाता है। लेकिन ज़रूर भाषा और संस्कार परिवारों से मिलते हैं, और फिर राजनीति में भी यही सीखा है कि अपनी बात सीधे बोलती नहीं चाहिए, लोगों को अच्छी लगती है और समझ में आती है तो लोग साथ जुड़ते भी हैं। सर, बचपन का अगर जिक्र किया जाए तो बचपन किस तरह गुजरा, किस तरह से सोचा कि मुझे सोशल वर्क में जाना चाहिए और उसके बाद फिर अचानक से राजनीति में जाने का सोचा? देखिए, मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, दिल्ली में पढ़ा बड़ा हूँ, तो जैसा एक दिल्ली वाले का रूटीन बचपन बीतता है दिल्ली में, वैसा ही उसी प्रकार का बचपन है। दिल्ली के सरकारी स्कूल की पढ़ाई है, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैचलर इन सोशल वर्क और मास्टर इन सोशल वर्क किया है। और जहाँ तक राजनीति में जाने की बात है तो ऐसा कोई अचानक निर्णय नहीं हुआ राजनीति में जाने का। हम लोगों जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे तब हम लोगों ने जैसिका लाल हत्याकांड के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन चलाया था, जो उसमें न्यायालय ने फैसला दिया था, नो वन किल्ड जैसिका। उसके खिलाफ जो जन आंदोलन चला था उसको शुरू करने वाले कुछ लोगों में से एक मैं रहा था। फिर कॉमनवेल्थ गेम्स जब दिल्ली में हुए तो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो भ्रष्टाचार हुए उसके खिलाफ मैंने एक छोटी पुस्तिका भी लिखी, इट्स कॉमन वर्सेस वेल्थ, और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक रहा। तो एक लंबी 7-8 साल की प्रक्रिया थी भ्रष्टाचार से लड़ने की, और दिल्ली में यमुना नदी की साफ सफाई की, उन मुद्दों पे काम करने की। उसी ने दिशा दी सोशल वर्क की भी, और उसी ने बाद में दिशा दी कि राजनीति में आकर भी अपनी बात रखनी चाहिए। उसी में आम आदमी पार्टी बनी, और फिर जब ये देखा गया कि जिन कस्मों को खाकर आम आदमी पार्टी बनाई गई थी उन्हीं से उल्टी दिशा में जा रही है, तो माँ शारदा ने ये साहस भी दिया कि उनसे लड़े और आंखों में आंख डाल के लड़े। और जिन लोगों को ये कहा कि ये भ्रष्टाचारी हैं, बाद में हम लोगों ने और देश ने उनको जेल जाते हुए भी देखा। सर, किस तरह की, आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, किस तरह की जब आप पार्टी में थे, जो आपके थॉट्स थे, आपके ओपिनियंस थे, क्या पार्टी से अलग थे? यही एक कारण रहा होगा दूसरी पार्टी? नहीं, देखिए, ओपिनियन और थॉट्स तो वही थे जो बोले जा रहे थे, लेकिन कथनी और करने का फर्क पूरे देश ने देखा। जैसे कि बोला ये गया था कि सब काम जनता से पूछ के किए जाएंगे, लेकिन देखा यह गया कि जनता तो क्या, अगल बगल में भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं समझी जा रही है। तो डिसेंट्रलाइजेशन की बात करने वाले लोग सेंट्रलाइजेशन का सबसे वल्गर, सबसे भद्दा चेहरा देश की राजनीति में बन गए। उसके बाद भ्रष्टाचार की बात थी, भ्रष्टाचारियों से दूरी बनाने की बात थी। आम आदमी पार्टी जिस दिन बनी थी तब देश में 51 नेताओं की लिस्ट जारी की गई थी कि इन 51 नेताओं को राजनीति से बाहर करने के लिए आम आदमी पार्टी बनाई जा रही है। लेकिन हमने वो दिन भी देखा जब उन्हीं 51 नेताओं के साथ दिल्ली का मुख्यमंत्री एक मंच पे खड़ा था और उन्हीं के साथ हाथ में हाथ डाल के खड़ा हुआ था। तो यानी आप अपने मूल उद्देश्य से ठीक उल्टी दिशा में जा रहे हैं। आप बोलते थे कि जो भी चंदा लेंगे उसे पब्लिक को बताएंगे, लेकिन आपने अपनी वेबसाइट से चंदे के डिटेल हटा दिए। आप बोलते थे कि अन्ना ये कहते थे कि गांधीवादी आंदोलन कहता है कि शराब से दूर रहो, लेकिन खुद मुख्यमंत्री के घर में शराब माफियाओं की मीटिंग होने लगी। तो इस तरह की चीजों को देखने के बाद केवल मैं नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, दुनिया भर के एनआरआईज हैं, देश के कई युवा हैं, किरण बेदी जैसे लोग हैं, वीके सिंह जैसे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कुमार विश्वास जैसे लोग हैं, जिनको ये समझ में आ गया कि ये उल्टी दिशा में जा रहे हैं। तो उन लोगों ने आवाज उठाई, उन्हीं आवाजों में से एक आवाज मेरी भी रही। कपिल जी, सबसे पहले आपने यमुना का जिक्र किया क्योंकि आप दिल्ली से भी आते हैं, और यमुना इस बार देखिए जिस तरह से उसमें झाग देखने को मिल रहे हैं, गंदा पानी जो दूषित दिखाई दे रहा है, उस पे आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या उसके लिए उपाय किए जा रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ कि यमुना नदी के ऊपर मैंने लगभग 10 साल खुद भी काम किया है, यमुना नदी के ऊपर रिसर्च भी किया है। और कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाफ भी हमारा जो पहला मुद्दा था वो यही मुद्दा था कि आप यमुना नदी के रिवर बेड पे गेम्स विलेज बना रहे हैं, जबकि रिवर बेड जो है ये बहते हुए पानी के लिए, यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें नहीं बननी चाहिए। भ्रष्टाचार का मामला उसके बाद आया। पहला तो हमारा मुद्दा यमुना नदी ही था, और दिल्ली से लेके और आगरा तक यमुना के किनारे जितने भी गांव हैं उन हर एक गांव की मैंने यात्रा की है।
एक एक गांव में जाके देखा है, तो कुल मिला के यमुना की जो स्थिति है वो स्थिति ये है कि पिछले 10 सालों में यमुना की सफाई के नाम पे जितना पैसा खर्च किया गया है उतने पैसे की बिस्लेरी खरीद के भी अगर नदी में डाल दी होती तो भी साफ पानी बह रहा होता नदी में। तो इस प्रकार का भयानक भ्रष्टाचार यमुना नदी की सफाई के नाम पर किया गया है। आज अभी कुछ दिनों के बाद छठ का पवित्र त्योहार आएगा और छठ पूजा को करने वाली माताएं और बहनें उस गंदे पानी में खड़े होने पे मजबूर होंगी। तो एक बड़ी ही विकट परिस्थिति है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी से प्रयास किया जाए, और जब मैं दिल्ली की सरकार में जल मंत्री था तो हमने एक प्लान भी बनाया था, यमुना टर्न अराउंड प्लान, और उसको अगर लागू किया जाता है तो 2 से 2.5 साल में हम नहाने योग्य यमुना का पानी हो जाए। पीने योग्य होने में तो और समय लगेगा, लेकिन नहाने योग्य हो जाए, ऐसा संभव है, ऐसा किया जा सकता है। सर, इसके लिए मतलब और क्या उपाय आपकी पार्टी की ओर से की जा रहे हैं? क्योंकि लगातार देखिए, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, अभी नई मुख्यमंत्री आतिशी बनी है, वो लगातार केंद्र सरकार को बोल रही है कि जो भी बजट होता है उसमें पैसा नहीं दिया गया, और उसके लिए नहीं, देखिए यमुना एक्शन प्लान 1, यमुना एक्शन प्लान 2, यमुना एक्शन प्लान 3, एक क्लीन यमुना करके भी एक वो मिशन है। उसका मिशन, फिर सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी, इस सब में तो कोई पैसे की कमी है ही नहीं। अब आपको डेडलाइन दी गई थी कि आप जो भी नाले नदी के अंदर गिर रहे हैं उनको आप इंटरसेप्ट करेंगे, पानी को ट्रीट करेंगे, उसके बाद नदी में डालेंगे। वो डेडलाइन 5 बार वो डेडलाइन क्रॉस हो चुकी है, लेकिन आप उसे नहीं कर रहे। और आज 10 साल के बाद आतिशी ये बोले कि पैसा नहीं दिया जा रहा, तो हर साल जो अरविंद केजरीवाल खड़े होकर भाषण देते थे कि अगले साल नदी साफ कर दूंगा, अगले साल नदी साफ कर दूंगा, और 2015 में तो उन्होंने ये कहा था कि 5 साल के बाद अगर नदी साफ नहीं हो तो मेरे को लात मार के निकाल देना। ये ऑन रिकॉर्ड भाषण है, तो लात मार के निकालने का टाइम आ गया है। आपके किए हुए वादे 5 साल के ऊपर, डेडलाइन 10 साल की भी निकल चुकी है। तो मुझे लगता है कि गंभीरता नहीं है, नीयत नहीं है, करना नहीं चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि छोटी मोटी कोई घुमा फिरा के बात बोल दो, कोई स्लोगन बोल दो, कोई बचकानी बात बोल दो, और जो मुख्य मुद्दे हैं, चाहे वो प्रदूषण का मुद्दा हो, एयर पॉल्यूशन हो, यमुना का गंदगी हो, टूटी हुई सड़कें हो, ये सारे मुद्दों से ध्यान भटक जाएगा। लेकिन आपका तमाशा एक बार चल सकता है, 2 बार चल सकता है, लेकिन हर बार नहीं चल सकता, और इस बार ये तमाशा इन्हें महंगा पड़ेगा। सर, प्रदूषण का आपने जिक्र किया, आपके ट्विटर की कवर फोटो में भी ये लिखा हुआ है कोट कि टुगेदर वी विल मेक अ दिल्ली करप्शन फ्री, पॉल्यूशन फ्री। इसको लेकर क्या कुछ स्टैंड है? क्योंकि देखिए, दिल्ली में हम हर साल देखते हैं कि प्रदूषण, चाहे वो दीपावली के वक्त ही नहीं, सिर्फ वो तो क्रैकर्स बैन कर दिए गए हैं अब न्यू ईयर ईव्स तक के लिए, लेकिन दिल्ली में इतने प्रदूषण बढ़ने की कारण और उसके लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं? क्योंकि बहुत साथ साथ बीमारियां भी बहुत बढ़ रही हैं प्रदूषण से। अगर हम दिल्ली के हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, और स्पेशली दिवाली के वक्त जो इस वक्त आता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, देख तो दिवाली के वक्त का पॉल्यूशन तो दिखता है, इसीलिए उसकी चर्चा होती है, मीडिया में चर्चा होती है, दुनिया बात करती है। लेकिन पॉल्यूशन दिल्ली में पूरे 365 दिन है। जो AQI 40 का या 50 का, जिसको कि स्वस्थ AQI बोला जाता है, वो दिल्ली में 7 या 8 दिन होता है साल में। और 200+ AQI, जिसमें दुनिया के ज्यादातर देशों में इमरजेंसी लगा दी जाए, ऐसा 340 दिन दिल्ली में होता है। और अब तो 400, 450, 500, 700 तक AQI जाएगा। और इसके आप पटाखे बैन कर सकते हैं, लेकिन पटाखे बैन करना तो वही बात है कि हम, अगर बमों से पॉल्यूशन होता तो इस वक्त यूक्रेन में पॉल्यूशन होता, या फिर इजराइल, ईरान, जहां पे बम फट रहे हैं बड़े बड़े, वहां पॉल्यूशन होता। वहां तो AQI 40 है। यानी कि पटाखे बैन नहीं होने चाहिए। पटाखे बैन करना का मतलब है कि हम असली मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं। असली मुद्दे से ध्यान भटका के आप छोटे छोटे बच्चों का पटाखा बंद करके, जो बड़े बड़े लोग जो जहर फैला रहे हैं उससे ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग जानबूझ के हिंदुओं के त्योहारों पे बैन लगा दो किसी भी समस्या के नाम पे, ऐसी राजनीति भी करते हैं। लेकिन समस्या का समाधान तो ईमानदारी से प्रयास करने में है। पराली जो जलाई जाती है, वो पराली का पॉल्यूशन लगभग 1 महीने का दिल्ली में आता है। वो पराली को ना जलाया जाए, इसके अल्टरनेटिव मौजूद है। हरियाणा सरकार इस बार उसके ऊपर कुछ काम भी कर रही है, फाइन भी लगा रही है। और साइंटिफिक, अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था कि हमने ऐसी एक पूसा के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी बना ली है कि अब पराली जलानी नहीं पड़ेगी। लेकिन पंजाब में उनकी सरकार आने के बाद पराली जलानी और बढ़ गई। इसका मतलब आप उस समस्या को सॉल्व नहीं करना चाहते। इसके बाद आपका इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, आपका व्हीकुलर पॉल्यूशन, और इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है डस्ट, जो सड़कों पर है। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया गया था आज से 5 साल पहले कि आप सड़कों को डस्ट फ्री बनाएंगे। उसके लिए आपने वैक्यूम क्लीनर खरीदे, लेकिन आज उनमें से एक भी वैक्यूम क्लीनर सड़क पे काम नहीं कर रहा है। तो ये मुख्य मुद्दों पे ऊपर अगर हम काम करते हैं तो पॉल्यूशन फ्री दिल्ली बनाई जा सकती है। पॉल्यूशन फ्री बनने से पहले करप्शन फ्री बनना होगा, क्योंकि आपने जो एयर प्योरीफायर लगाए थे कनॉट प्लेस में, तो अब तो मीडिया भी दिखा रहा है, ऐसे 20 एयर प्योरीफायर लगाए, उनमें से एक भी नहीं चलता। तो ये कारण है करप्शन। अगर करप्शन से मुक्ति होगी तो पॉल्यूशन से मुक्ति भी होगी। लेकिन जैसा कि एक कहावत है कि कोई भी राज्य की नदी उतनी ही साफ या गंदी होती है जितनी उसकी राजनीति।
तो दिल्ली की राजनीति में गंदगी है, वो ही दिल्ली की हवा में और दिल्ली की नदी में भी दिखाई देती है, और समय आ गया कि हम इस गंदगी को हटाएं। सर, अभी आपने कहा कि हिंदू त्योहारों को लेकर क्या आपका मतलब ये था कि उनको टारगेट किया जा रहा है हिंदू त्योहारों को लेकर, क्योंकि ये तो बैन पॉल्यूशन कम करने के लिए देखिए, बैन अगर लगाया पटाखे गया से है। पॉल्यूशन होता है तो वो तो पूरे साल होता होगा। अगर एक अनार चलाने से पॉल्यूशन होता है नहीं, मतलब तो वो एक- 1 जनवरी को चले या 1 जुलाई को चले या 1 नवंबर को चले, उसमें उतना ही पॉल्यूशन होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब जेल बेटर देन क्योर, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब जेल से निकलते हैं तो आम आदमी पार्टी पटाखा चलाती है। लेकिन दिवाली के आने के 4 दिन पहले आप नोटिस निकाल देते हो पटाखे पे बैन है, तो क्या केजरीवाल जब जेल से निकला उस दिन पटाखे से ऑक्सीजन निकल रही थी? उस दिन दिल्ली की हवा शुद्ध करने के लिए पटाखे चलाए गए थे और दिवाली के पटाखे के अंदर से पॉल्यूशन शुरू हो गया। इसका मतलब है कि आपको पटाखे से प्रॉब्लम नहीं है, आपको दिवाली से प्रॉब्लम है। आपको पॉल्यूशन से प्रॉब्लम नहीं है, आपको हिंदुओं से प्रॉब्लम है। अदरवाइज आप बैन लगाइए, पूरे साल बैन लगाइए। फिर राजनेताओं की रैली में भी पटाखे नहीं चलना चाहिए, शादी बारात में भी पटाखे नहीं चलने चाहिए, केजरीवाल के जेल के आने, अंदर जाने और बाहर जाने पे पटाखा नहीं चलना चाहिए, और दिवाली पे भी नहीं चलना चाहिए। लेकिन दिवाली के 4 दिन पहले नोटिस निकला है, और नोटिस में भी आपने डेट लिख दी कि आज से लेकर और ये दिसंबर तक पटाखे नहीं चलेंगे। तो दिसंबर के बाद पटाखा चलेगा तो पॉल्यूशन नहीं होगा क्या? फिर इसका मतलब है आप खाली दिवाली का पटाखा रोक रहे हो, आप पॉल्यूशन के कारण पटाखा नहीं रोक रहे। और इस प्रकार की सिलेक्टेड हमारे बच्चों का ही पटाखा रोक रहे हो लेकिन खुद चला रहे हो, तब तक बैन लगने के बाद भी पटाखे चलेंगे। सर, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव हुआ, हरियाणा में काफी अच्छी जीत यहाँ पर आपकी पार्टी को मिली, और जम्मू कश्मीर उसकी में जलेबी आपको भी मुबारक हो हरियाणा की। आपको भी सर। और जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन अच्छा रहा आपकी पार्टी का। आगे महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने हैं, दिल्ली में चुनाव होने हैं। बल्कि देश के भी विरोधी हैं और धर्म के भी विरोधी हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं, धर्म के लिए काम कर रहे हैं। तो चुनने में कोई बहुत मुश्किल नहीं आ रही लोगों को। और उसके बाद लगाई है, और यही मोहर झारखंड और महाराष्ट्र होते होते इस बार दिल्ली की जनता भी लगाने जा रही है। सर, कांग्रेस पार्टी ईवीएम और इनके आरोप और गड़बड़ी के आरोप हमेशा लगाती है, तो इस पे क्या कुछ आप कहेंगे? नहीं, मेरा तो ये मानना है कि अगर कांग्रेस पार्टी होता जो ये कहता है कि ईवीएम में गड़बड़ है, तो उसके बाद तो वो चुनाव ही नहीं लड़ता। क्योंकि आप अगर ये मान लो कि वोट कहीं भी जाए हमें मिलेगा ही नहीं, तो आप चुनाव ही क्यों लड़ रहे हो? इसका मतलब आपको मालूम है ईवीएम में गड़बड़ नहीं है, आप हारने के बाद बहाना बना रहे हो ईवीएम का। जहां पे आप जीते वहां पे ईवीएम सही, जहां पे आप हारे वहां पे ईवीएम खराब। तो जहां जहां आप जीत के आए पिछले कुछ दिनों में, वहां की सरकारों से भी इस्तीफा दे दो, बोलो जब तक पेपर पे वोट नहीं डलेगा तब तक हम कहीं चुनाव ही नहीं लड़ेंगे देश में। यानी कि राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश, ऐसा कुछ? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था कि अगर ईवीएम हैक होती है तो आके दिखा दो कैसे होती है। कोई राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता, कोई भी एक्सपर्ट जाके दिखा नहीं पाया। पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं भारत से चुनावी प्रक्रिया सीखने के लिए। लोकसभा का जो चुनाव का परिणाम आया, भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें आई। अगर कोई भी दुनिया में ईवीएम बदलती है ऐसा मानता है, तो लोकसभा में तो सीटें कम नहीं हो सकती थी फिर भारतीय जनता पार्टी की। उस वक्त आप जश्न मना रहे हो कि जनता ने संविधान की रक्षा कर ली, लेकिन अगले दिन आप हरियाणा हार रहे हो, 1 महीने बाद तो आप कह रहे हो ईवीएम हैक हो गई। तो ये मूर्खता है, और इस मूर्खता के पीछे एक विशैलापन भी है, देश के संस्थानों के ऊपर उंगली उठाना। कभी आप सेना के ऊपर सवाल उठाओगे, कभी आप सुप्रीम कोर्ट पर उठाओगे, कभी आप चुनाव आयोग पे उठाओगे, लेकिन अंत में आप जनता पे भी उठाओगे कि जनता की उंगली हैक हो गई। आप ऐसा काम कीजिए कि जनता आपको वोट दे। जनता आपको वोट देगी, जनता ने पहले दिया भी है, ऐसा नहीं है कि जनता ने पहले नहीं दिया। और अब भी कहीं राज्यों में आप जीतते हैं, कहीं हारते हैं। मुझे लगता है कि स्वस्थ लोकतंत्र का पहला ये सिद्धांत है कि आप चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर बिना किसी कारण के झूठे आरोप ना लगाएं, और अगर लगाएंगे तो जनता भी इसको देख भी रही है और समझ भी रही है।
दिल्ली में आने वाले, क्योंकि आप खुद भी दिल्ली से हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आप भाजपा से, तो क्या दिल्ली में फरवरी में चुनाव होने हैं 2025 में, दिल्ली की जनता का क्या रुख लगता है और क्या बीजेपी की ओर से विश्वास बढ़ा है जनता का, स्पेशली लोकसभा 2020 की लोकसभा के चुनावों ने दिल्ली की जनता का रुख स्पष्ट कर दिया है। लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया और गठबंधन करके चुनाव लड़ा, और यही कह के चुनाव लड़ा, अरविंद केजरीवाल ने पूरे परिवार के साथ पत्नी बच्चों समेत पूरी MBBS जमीन पे उतारी और सबने यही बोला कि भैया केजरीवाल को जेल के बदले वोट दो, जेल के बदले वोट दो, जेल के बदले वोट दो। दिल्ली की जनता ने उनको बता दिया कि जनता के मन में क्या है। वही जनादेश दोबारा रिपीट होने जा रहा है। आपका स्लोगन दोबारा से वही आम आदमी पार्टी का कि जेल के बदले वोट दो, हमें जेल में डाला था। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो चढ़ना था कढ़ाई, ये एक बार काट की हांडी चढ़ चुकी है, इस बार नहीं चढ़ने जा रही है। और दिल्ली विधानसभा में भगवा लहराने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली में इस बार सरकार बनाने जा रही है और अरविंद केजरीवाल की अराजक नीतियों से और बहानेबाजियों और झूठ से दिल्ली की जनता को फरवरी में मुक्ति मिलेगी, ऐसा मेरे को मानना है। सर, प्रधानमंत्री मोदी का भारत को लेकर, विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर एक विजन है, उस विजन के बारे में आप क्या सोचते हैं, इस बारे में बताएं। नहीं, देखिए, मोदी जी के विजन के साथ इस वक्त देश भी खड़ा है और दुनिया भी देख रही है। अगर आप देखें तो फ्रांस का राष्ट्रपति भी ये बोल रहे हैं कि दुनिया में अगर कोई बड़े परिवर्तन होंगे तो नरेंद्र मोदी से चर्चा करने के बाद होंगे। पुतिन, रशिया के राष्ट्रपति, नरेंद्र मोदी के साथ कंटिन्यू संपर्क में रहते हैं, चर्चा करते हैं। अमेरिका के लोग, अमेरिका का जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार चर्चा करता है। और भारत का बदलता हुआ आर्थिक विकास, भारत का डिजिटल इकोनॉमी, भारत का फाइनेंशियल बदलाव, जो लोग रोज भारत की इकोनॉमी की बर्बाद होने की कस्में खाते थे, राहुल गांधी और उनके सलाहकार, वो सब आज चमत्कृत होकर देख रहे हैं कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था भी बदली है, भ्रष्टाचार भी खत्म हुआ है। एक जमाने में सरकार का दिया हुआ पैसा 100 पैसा 15 पैसा जनता तक पहुंचता था, आज एक बटन दबाते हैं और जब गांव में कहीं दूर किसान के खाते में 2000 रुपए आना है, वो 2000 पूरा का पूरा उसके खाते में पहुंचता है। ये चमत्कारिक परिवर्तन विश्व के विकसित देशों में भी आज तक नहीं हो पाया है, जो भारत ने करके दिखाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, हाईवेज की बात करें, तो जैसे ही हम फोटो और वीडियो यूरोप के देशों के देखते थे या अन्य देशों के देखते थे, आज भारत के हाईवेज उस प्रकार के दिखाई देने लग गए हैं। तो कभी पूरे देश में एक एम्स होता था, आज हर राज्य में एम्स बन रहे हैं, IIM बन रहे हैं, IIT बन रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का जो विकास का विजन है, विकसित भारत का जो लक्ष्य 2047 का प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसके साथ देश का युवा उस सपने को अपने सपने से जुड़ा हुआ देख रहा है। और इसी प्रकार से हम लोग बार बार ये बात करते हैं कि राजधानी भी प्रधानमंत्री जी के विजन और उनके स्वप्न के साथ चले और एक ऐसी राजधानी बने जिसका पूरे देश को और पूरी दुनिया में रहने वाले भारतीयों को गर्व हो कि इस प्रकार की राजधानी है। इसीलिए दिल्ली भी प्रधानमंत्री जी के सपनों के साथ चलने वाली दिल्ली बने, इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, एक आखिरी प्रश्न, दिल्ली चुनाव का जिक्र करते हुए, अगर आपकी पार्टी आती है किस तरह से काम करेगी, क्योंकि देखिए जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उसके बाद पूर्व हो गए, तो अब तो मुख्यमंत्री आतिशी हैं, उनका भी कार्यकाल फरवरी तक का बचा है, जो इस दौरान काम होंगे, और उसके बाद अगर आपकी पार्टी बनती है, किस तरह के काम किए जाएंगे दिल्ली की जनता के लिए, स्पेशली अगर हम कुछ कोर मुद्दों की बात करें, चाहे वो पॉल्यूशन को लेकर हो, यमुना नदी हो, और तमाम फैसिलिटीज हो, उनको लेकर अगर बात की जाए तो, क्योंकि हमेशा जब भी हम संबोधन अरविंद केजरीवाल का सुनते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता का, तो वो बोलते हैं कि हमने फैसिलिटीज, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे एजुकेशन को लेकर हो, वो काफी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज और एजुकेशन फैसिलिटीज दी हैं। देखिए, हेल्थ फैसिलिटी की तो हमने कोरोना में देख लिया कितनी अच्छी है दिल्ली के अंदर। और अरविंद केजरीवाल या सत्येंद्र जैन या मनीष सिसोदिया, उनके परिवार के लोग जब बीमार पड़े तो वो कौन से अस्पताल में इलाज कराने गए, वो देख के दिल्ली को पता लग गया कि सरकारी अस्पतालों की हालत क्या है। और एजुकेशन की जहां तक बात करें तो हमने एक भी नया कॉलेज दिल्ली के अंदर पिछले 10 सालों में खोला नहीं गया। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, उनकी अपनी RTI बता रही है। तो फेसबुक पे विज्ञापन में आप क्या बोल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आपकी अपनी RTI ये बता रही है कि एजुकेशन का 40% बजट वापस गया और हेल्थ का भी लगभग 43% बजट वापस गया बिना खर्च हुए। तो घोषणाएं जरूर की गई लेकिन काम नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद सबसे पहले जो काम होने हैं उनमें तो बुजुर्गों की पेंशन, दिल्ली में ओल्ड एज पेंशन बिल्कुल बंद है, जो कि तुरंत चालू की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस काम को करने जा रही है। इसके साथ साथ राशन कार्ड बनने बंद है। आप सोचिए कि देश की राजधानी में लोगों के पिछले 10 साल से नए राशन कार्ड ही नहीं बने, तो क्या स्थिति होगी उन गरीब परिवारों की। राशन कार्ड,
इसके अलावा आयुष्मान योजना, जिसमें कि 5 लाख तक का इलाज फ्री होता है, वो योजना तुरंत दिल्ली में 24 घंटे के अंदर लागू कर दी जाए सरकार बदलते ही। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। ये बेसिक चीजें हैं जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं, चाहे वो डीटीसी के बस मार्शल हो, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हो, जिनकी नौकरियों को बार बार उनको लटकाया गया, कई कई महीनों तक तनख्वाह नहीं दी गई, उनको पक्का किया जाए, उनको तनख्वाह दी जाए। आंगनबाड़ी की महिलाओं को जो पैसा नहीं मिल रहा वो पैसा उनको देना शुरू किया जाए। ये बेसिक है। और इसके बाद हमारी सड़कें जो टूटी हुई हैं दिल्ली की, उनको ठीक करना। उसके बाद मुद्दा आता है कि आपके वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन के ऊपर काम करना, जिसमें आईआईटी की भी, दिल्ली की भी रिपोर्ट है, रुड़की की भी रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं। और मुझे लगता है कि इनको अगर केवल लागू भर कर दिया जाए तो दिल्ली में एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन दोनों को ठीक किया जा सकता है। वाटर माफिया जिसको खत्म करने की बात अरविंद केजरीवाल करते थे, टैंकर माफिया, वो टैंकर माफिया और ज्यादा बढ़ा है, उसको समाप्त किया जाए। तो ऐसे बेसिक दिल्ली के कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर प्राथमिकता रहेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जीतने के बाद। सर बहुत बहुत शुक्रिया खास बहुत मुलाकात बहुत में thank you. हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कपिल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे खास मुलाकात में, खास मेहमान हमारे साथ, जिन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब भी दिया है और जो भी उनका विजन है दिल्ली को लेकर, भारत को लेकर, उसकी जानकारी भी साझा की।